नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 14 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोगों से एक निवेदन है कि अपना सहयोग जरूर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंट के, आप उसका आंसर देखते हैं कि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, और आप कमेंट के माध्यम से उसको विस्तृत में देना चाहे तो दे सकते हैं या आप जैसा आपको उचित लगे। तो चलिए, आज 14 जून 2020 का करंट अफेयर्स किस टॉपिक पे चर्चा होगी, किस किस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर प्रभाव के बारे में बात होगा, संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में बात होगी, भारत लाओस संबंध के बारे में बात होगा, और राइट्स इशू और महामारी का संकट पे बात होगी, और चिकनगुनिया वायरस, चंद्रध्रुव अन्वेषण और मैगेलेना नोड बेक्साकेन के बारे में बात होगी। तो चलिए, पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला है चक्रवात अम्फान का सुंदरबन पर प्रभाव। दोस्तों, चर्चा में ये क्यों है, इसको अगर हम देखें तो हाल ही में आए चक्रवात जो अम्फान आया था, इसके कारण सुंदरबन का 28% से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जो तूफान आया था अम्फान नाम का, उसके कारण 28% अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया सुंदरबन का। अम्फान के कारण लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले मैंग्रोव वन क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्य वन संरक्षक के अनुसार ज़्यादातर क्षति दक्षिण 24 परगना के पथार प्रतिमा और कुलतली इलाकों में हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को अत्यधिक क्षति हुई है, जबकि बांग्लादेश की तरफ कम क्षति हुई है। और गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे YED के अवसर पर पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव और अन्य पेड़ लगाने हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने वन विभाग को 14 जुलाई 2020 तक मैंग्रोव के 3.5 करोड़ पौधे लगाने हेतु तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि डैम्पियर हजाज लाइन जो है के दक्षिण में स्थित भारतीय सुंदरबन 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से मैंग्रोव वन 4263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। डैम्पियर हजाज लाइन जो है, यह एक काल्पनिक रेखा है। डैम्पियर हजाज जो लाइन है एक काल्पनिक रेखा है जो 24 परगना दक्षिण और उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है और ज्वार भाटा से प्रभावित एक्सचुअरी जोन की उत्तरी सीमा को इंगित करती है। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के बाद भी क्षतिग्रस्त मैंग्रोव वन की पुनर्स्थापना में वर्षों लग सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मैंग्रोव न केवल हवा की गति को कम करते हैं, बल्कि चक्रवात के दौरान समुद्री लहरों की गति भी कम करते हैं। तो अगर हम लोग मैंग्रोव परितंत्र या मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनद मुख, ज्वारीय क्रीक, बैक वाटर, लैगून एवं पंख जमाओं में विकसित होते हैं। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति जो है पुर्तगाली शब्द मैगू तथा अंग्रेजी शब्द ग्रो से मिलकर हुई है। ऐसा समझा जाता है कि मैंग्रोव वनों का सर्वप्रथम उद्गम भारत के मलय क्षेत्र में हुआ और आज भी इस क्षेत्र में विश्व के किसी भी स्थान से अधिक मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती हैं। यह धारणा कि मैंग्रोव केवल खारे पानी में उग सकते हैं सही नहीं है। ये ताज़े पानी वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं, लेकिन तब इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। किसी भी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधे की प्रजाति की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान है। मैंग्रोव की विशेषता अगर हम देखें तो मैंग्रोव की विशेषता यह है कि इनकी प्रजातियां बहुत अधिक सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती हैं। और सभी मैंग्रोव पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते हैं, समय नमक की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं। साथ ही ये पौधे दूसरे पौधों की अपेक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने ऊतकों में सहन कर सकते हैं। मैंग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं। इनकी विलक्षण जड़ें इन्हें न केवल स्थायित्व प्रदान करती है, बल्कि धाराओं के तेज बहाव और तूफान में भी मजबूती से खड़ा रखती है और श्वसन में भी सहायता करती है। मैंग्रोव पौधे में विशेष श्वसन जड़ों विकास होता है, जिनके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति की बात करें अगर,
तो भारत में वनस्पति की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र जो है 4921 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में पिछले आकलन की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। सुंदरबन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर 24 परगना जिले के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला दलदलीय वन क्षेत्र है तथा यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध यह सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का एक हिस्सा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर बना है। सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 40% भाग भारत में स्थित है। वर्ष 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 1984 में इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अम्फान के बारे में क्लियर हुआ होगा। सुंदरबन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब क्लियर हुए होंगे। आप लोग ऐसे ही धैर्य बना के हमारे साथ वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, इसको अगर हम देखें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत दायरा याचिका पर कार्रवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही आरक्षण जो है संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार पुनः चर्चा में आ गई है। तो इसके अगर हम लोग पृष्ठभूमि और न्यू के बारे में अगर बात करें तो ज्ञात होगा कि तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण ने देने के केंद्र सरकार के फैसलों को चुनौती दी थी। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामले में किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में अगर हम लोग देखें तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। और उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। ज्ञात है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। यहाँ संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए। अब कानूनों की संख्या 284 हो गई है। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची में 13 कानून शामिल किए गए थे, फिर उसको धीरे धीरे संशोधन करते हुए 284 कानूनों को शामिल कर दिया गया। आगे देखते हैं कि 9वीं अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए थे उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिसमें से बिहार में न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। इस विषय में परिस्थिति से बचने और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन करने का फैसला किया था और 8 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम संसद में प्रथम संविधान
संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात 16 मई 1951 को यह विधेयक चयन समिति को भेज दिया गया। चयन समिति की रिपोर्ट के बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया। समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची। तो 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इस संविधान ने अव्यवस्था दी कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उनकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। हालांकि न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा या फिर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता होगा। तो इतना आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं भारत लाओस का संबंध। ये चर्चा में क्यों है? अगर इस पे बात करें तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री तथा लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा फ़ोन पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौती पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। और प्रमुख बिंदु ये हैं इस पे कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लाओस में महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में लाओस की लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तथा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की भी चर्चा की गई है। लाओस, तो लाओस के बारे में अगर हम बात करें तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलबंध देश है, लैंडलॉकेट देश है। मेकांग नदी यहाँ के कार्गो तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख मार्ग है। लाओस पूर्व 1953 में फ्रांसीसी शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र हुआ, परंतु लंबे समय तक साम्यवाद से प्रभावित रहा। लाओस वर्ष 1997 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का तथा वर्ष 2013 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। लाओस एक गरीब देश है जिसकी 80% जनसंख्या कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। हालांकि यहाँ जल विद्युत की अपार संभावना होने के कारण लाओस स्वयं को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के रूप में देखता है। भारत और लाओस के संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो भारत लाओस के संबंध फरवरी 1956 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं द्वारा कई बार उच्च स्तरीय यात्राएं की गई हैं। सितंबर 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वियतनाम की यात्रा की गई थी। इसके बाद जनवरी 2018 में लाओस के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजनीतिक यात्रा की गई। 19-20 जुलाई 2018 से दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण में लाओस के उप विदेश मंत्री द्वारा हिस्सा लिया गया। लाओ PDR के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ब्लू इकोनॉमी पर भारत द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया। और अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो वर्ष 1994 से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समझौते के तहत 2 सदस्यीय भारतीय सेना प्रशिक्षण दल ने लाओस के रक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। और आर्थिक स्थिति पर अगर बात करें तो दोनों देशों द्वारा लाओस के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत द्वारा वर्तमान में लाओस की अनेक परियोजनाओं के लिए ऋण देकर समर्थन दिया जा रहा है। और सांस्कृतिक संबंध की अगर बात करें तो भारत सरकार विभिन्न योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 120 प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में दोनों देशों द्वारा लाओस के वट फू में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है कि पुनर्बहाली करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देश प्राचीन बौद्ध सभ्यता को साझा करते हैं। लाओ PDR के राष्ट्रीय प्रतीक थलंग लूपा स्तूप जो भगवान बुद्ध से संबंधित है कि पुनर्बहाली करने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे की राह अगर बात करें लाओस के साथ तो लाओस भारत के विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा है क्योंकि केवल म्यांमार लाओस को भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से अलग करता है। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाओस के लिए हमारी प्रस्तावित परियोजनाएं समय पर पूरी हों। भारतीय कंपनियों जो कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए निवेश करना चाहती है उनके लिए लाओस एक बेहतर देश है। और
अब आगे बात करेंगे राइट्स इशू और महामारी का संकट। तो दोस्तों चर्चा में ये क्यों है? चर्चा में इसलिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स इशू तंत्र का प्रयोग करते हुए 53,124 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त महिंद्रा फाइनेंस और टाटा पावर एजेंसी कई अन्य कंपनियां भी राइट इशू के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी जुटाने का विचार कर रही हैं। राइट इशू का अर्थ क्या है, ये राइट इशू क्या है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो राइट इशू का अभिप्राय है एक ऐसे तंत्र से होता है जिसके द्वारा कंपनियां अपने मौजूदा शेयर धारकों से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकती हैं। इस तंत्र का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके जरिए कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती हैं और विशेषज्ञ के अनुसार राइट इशू तंत्र फंड जुटाने के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी में पहले निवेश करने का अधिकार देता है, जिसकी घोषणा स्वयं अपनी कंपनी द्वारा की जाती है। इस निश्चित तारीख पर ही अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर भी दिया जाता है। मौजूदा समय में राइट इशू का महत्व यह है कि नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी को राइट्स इशू तंत्र का प्रयोग कर धन जुटाने के लिए शेयरधारकों की बैठक की आवश्यकता नहीं होती और केवल निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमोदन प्राप्त करना ही काफ़ी होता है। इसीलिए इस तंत्र के माध्यम से पूंजी जुटाना अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होता है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता, जो कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल है, जबकि पूंजी जुटाने के अन्य माध्यमों के अंतर्गत शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम राइट इशू को पूंजी जुटाने का एक अधिक कुशल तंत्र कह सकते हैं। राइट इशू से संबंधित सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो गौरतलब है कि बीते एक वर्ष में सेबी ने राइट्स इशू प्रक्रिया में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां एक और सेबी तथा इस तंत्र को लेकर कुछ अस्थायी सुधार किए गए हैं, वहीं कुछ सुधार मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण किए गए हैं, जो कि अस्थायी हैं। कोविड-19 के मद्देनज़र लिए गए निर्णय के बारे में अगर देखें तो कंपनियों के लिए मौजूदा संकट के दौरान धन जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से सेबी ने 31 मार्च 2021 या उससे पूर्व राइट इशू प्रक्रिया को शुरू करने वाली कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों को कुछ शिथिल किया है। सार्वजनिक शेयरधारिता के औसत बाजार पूंजीकरण की पात्रता आवश्यकता को 250 करोड़ रुपए से घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राइट इशू के माध्यम से 24 करोड़ रुपए तक की धनराशि एकत्रित करने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं को अब सेबी के समक्ष ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का अभिप्राय उस पहले दस्तावेज से होता है जो राइट इशू अथवा किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से धन जुटाने के लिए किसी कंपनी द्वारा सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस दस्तावेज में इस प्रक्रिया का विवरण शामिल होता है। राइट इशू के संबंध में अस्थायी सुधार की अगर हम बात करें तो बीते वर्ष नवंबर माह से सेबी ने राइट इशू की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 55 दिनों से घटाकर 31 दिन कर दिया है तथा जिससे समय में कुल 40% की कटौती हुई थी। इस कदम का लक्ष्य राइट इशू प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना था और राइट इशू की प्रक्रिया को लगने वाले समय को कम करने के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाने वाली अग्रिम सूचना की अवधि को 7 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दिया था और 22 जनवरी 2020 को सेबी ने राइट इशू की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और शेयर इंटाइटलमेंट फ्रेमवर्क को पेपर रहित बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी। राइट इशू का उद्देश्य क्या है? तो कंपनियों पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं। साथ ही कंपनियां अपने व्यवसाय का विस्तार करने और किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करने हेतु पैसे जुटाने के लिए भी राइट इशू का प्रयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कंपनियां अपने कर्ज को कम करने के लिए भी राइट इशू का प्रयोग करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं चिकनगुनिया वायरस। दोस्तों, चिकनगुनिया वायरस एक अरबो वायरस है जो जीनस अल्फा वायरस से संबंधित है। यह एक वायरल बीमारी है जो एंडीज एजिप्ट और एंडीज एल्फोपिक्ट्स मच्छर को काटने से फैलती है। चिकनगुनिया लक्षण इसके आमतौर पर संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं। यह बुखार, गंभीर जोड़ों के दर्द तथा कारण बनता है। अन्य लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, मतली, थकान, दाने शामिल हैं। जोड़ों का दर्द अक्सर दुर्बल होता है और अवधि में भिन्न हो सकता है। यह बीमारी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चिकनगुनिया वायरस का हिंद महासागर में वंश के बारे में अगर बात है तो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की एक टीम ने देश से लगातार वैश्विक प्रसारण के साथ भारत को चिकनगुनिया वायरस के लिए एक स्थानिक जलाशय के रूप में जाना है। शोध के अनुसार जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में
कहा गया है कि भारत में उपभेदों का प्रसार पड़ोसी और दूर के देशों के लिए किया गया था, जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश और चीन। टीम में ने 2014 और 2018 के बीच हुए प्रकोपों के दौरान अलग थलग पड़े नए सिक्कों वाले चिकनगुनिया वायरस का अध्ययन किया। इन वर्षों के दौरान वायरस ने भारत में गतिविधि दिखाई। कर्नाटक, महाराष्ट्र और नई दिल्ली ने अधिकांश मामलों का हिसाब रखा। पूरे जीनोम अनुक्रमण अध्ययन से पता चला है कि आइसोलेट्स भारतीय उपमहाद्वीपों के उपवंशज हिंद महासागर के वंश के थे। हिंद महासागर का वंश पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका जीनोटाइप के भीतर एक उप समूह है। यह 2004-2005 के दौरान हिंद महासागर में और भारतीय उपमहाद्वीप में ला रियूनियन द्वीप और अन्य पड़ोसी द्वीपों पर महामारी के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार था। इस अध्ययन ने हिंद महासागर वंशावली के समग्र विकास और महामारी विज्ञान को समझने में मदद की। इस अध्ययन के 11 पूरे जीनोम और भारत से 39 अतिरिक्त पूरे जीनोम सहित लगभग 207 पूरे जीनोम के विश्लेषण से हिंद महासागर द्वीप समूह उपवंश और भारतीय उपमहाद्वीप उपवंश के 2 अलग अलग समूहों को दिखाया गया है। यह पहले से ही ज्ञात है कि केन्या दोनों उपवंशों के लिए सबसे अधिक पैतृक स्थान था और अध्ययन ने इसकी पुष्टि की। 2006 के मध्य से परे इन समूहों में उपभेदों में को इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी सहित चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में फैलने का उल्लेख किया गया है और यमन, चीन, जापान, हांगकांग, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इटली को प्रसारण भी बाद में नोट किया गया। तो अब बात करेंगे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण LPE के बारे में। तो जापान भारत के साथ एक संयुक्त चंद्र मिशन की योजना बना रहा है जिसका नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। LPE को चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर लगाने की उम्मीद है। पहली बार इस परियोजना के विवरणों की वर्तनी तैयार की है जो इसरो को लैंडर के विकास का नेतृत्व करेंगे। मिशन 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। इसरो का वर्तमान में 2022 के लिए निर्धारित मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान है और इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा। जापानी समग्र लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर का निर्माण करेंगे जबकि इसरो लैंडर प्रणाली विकसित करेगा। मिशन को जापान से लॉन्च किया जाएगा और नामित लॉन्च वाहन H3 रॉकेट है जिसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित किया गया है। और मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों के इन सिटू अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डेटा प्राप्त करना है जहां उपलब्ध अतीत के अवलोकन डेटा के आधार पर पानी का अस्तित्व है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में चंद्र जल संसाधनों के वितरण और स्थितियों, रूप और अन्य मापदंडों को समझने का प्रयास करता है। मिशन भविष्य के चंद्र गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कम गुरुत्वाकर्षण आकाशीय पिंडों की सतह पर का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी में सुधार करना चाहता है। इन प्रगति में गतिशील के लिए प्रौद्योगिकी चंद्र रात्रि अस्तित्व में खनन उत्खनन शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं मेगलानोडोन बेक्साकेन के बारे में। दोस्तों चिली और अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने एक स्तनपायी से संबंधित पेटागोनिया में मेगलानोडोन बेक्साकेन नामक प्रजाति के दांत का पता लगाया है जो 74 मिलियन साल पहले रहते थे। यह दक्षिण अमेरिका देश में अब तक खोजा गया सबसे पुराना अवशेष है। यह टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क के पास एक खुदाई में पाया गया जो कि अपने ग्लेशियर कैप्ड इंडियन स्पेस और फ्रिजिड महासागर के पानी के लिए प्रसिद्ध पेंटागोनिया का एक दूरस्थ क्षेत्र है। चिली के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार छोटे स्तनपायी स्वर्गीय क्रेटियस युग के दौरान दक्षिणी क्रेटियस युग में डायनासोर मगरमच्छ, कछुए और पंछियों के साथ रहते थे। यह गोंडवानावानथेरिया का सबसे लंबा रिकॉर्ड है जो लंबे समय से विलुप्त होने वाले शुरुआती स्तनधारियों का एक समूह है जो डायनासोर के साथ सह-अस्तित्व में है। यह अंडे देने वाला स्तनपायी जीव पाया जाता है जैसे प्लेटिप्स और मार्सुपियल स्तनधारी और जानवर कृंतक नहीं था लेकिन विकसित हुआ था कृंतक जैसे चबाने वाले दांत। चिली अंटार्कटिका इंस्टीट्यूट के अनुसार क्रेटिशियस युग से गोंडवानाथेरिया बेहद दुर्लभ है, खासकर दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देना है कि नेचर इंडेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताना है कि नेचर इंडेक्स जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद देशों की रैंकिंग से, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देशों की रैंकिंग से, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों की रैंकिंग से और लास्ट है विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की रैंकिंग से। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका कोई आंसर क्या है और ये भी आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर
अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी।